जय हिंद साथियों। 26 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। वेयर वुड यू फाइंड सिग्नर फेल एंड हागा फेल द लोकेशंस ऑफ रीसेंट वॉल्केनिक इरप्शन। तो आपको कहाँ पे सिलिंगर फेल और हागा फेल जो है मिलेगा, जहाँ पे अभी हाल ही में वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है इन लोग की लोकेशन क्या है, सिलिंगर फेल और हागा फेल की। क्यों ये न्यूज़ में है? क्योंकि ये हाल ही में अभी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एंडीज माउंटेन्स, सेकेंड ऑप्शन है रॉकी माउंटेन्स, थर्ड ऑप्शन है हिमालयन रेंज और लास्ट ऑप्शन है मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन लोग की लोकेशंस क्या है, सिंगलर फेल और हागा फेल की, जहाँ पे अभी वॉल्केनिक इरप्शन हुए हैं। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिड अटलांटिक रेंज। ठीक है, तो ये आइसलैंड के वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। कौन कौन से? स्लिंगर फेल और हागा फेल। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड ने कंफर्म किया है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। कहाँ पे? कैपिटल रेकाविक के पास। ठीक है, यहाँ की रेकाविक कैपिटल है आइसलैंड की, उसके पास जो स्लिंगर फेल और हागा फेल है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। ठीक है, और जो आइसलैंड है ये लोकेटेड है कहाँ पे? मिड अटलांटिक रिज में। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इन लोग की लोकेशन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है? मिड अटलांटिक रिज हो जाती है। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज में ये स्लिंगर फॉल और हागा फेल जो है आइसलैंड में, इन्होंने अभी वॉल्केनिक इरप्शन हाल ही में देखा है, विटनेस किया है। ठीक है, आइसलैंड जो है वो होम है, मतलब आइसलैंड जो है होस्ट करता है 33 एक्टिव वोल्केनोज को, हाईएस्ट इन यूरोप। ठीक है, इसीलिए आइसलैंड को क्या मिला है? एपिटाफ, मतलब एक उपनाम भी मिला है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ फायर एंड आइस। ठीक है, लैंड ऑफ फायर एंड आइस। फायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 33 एक्टिव वॉल्केनोज है, और आइस क्यों? क्योंकि ये बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, आइसलैंड नाम ही आइसलैंड है, तो इसलिए इसका जो नाम है, इसका जो एपिटाफ है, ये इसलिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है वॉल्केनो के लोकेशंस दिए हुए हैं। ये रेकाविक पेनिनसुला है। ठीक है, ये पूरा आइसलैंड है, ये रेकाविक है, यहीं आसपास में ये हागा फेल और स्लिंगर फेल जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये मिड अटलांटिक है, पूरा ये अटलांटिक सी है और यहाँ पे मिड अटलांटिक रीजन है ये। ठीक है, अब आइसलैंड के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो आइसलैंड की कैपिटल जो है वो है रेकाविक। ठीक है, रेकाविक कैपिटल है आइसलैंड की। करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, आइसलैंडिक क्रोना। और यहाँ के पार्लियामेंट का क्या नाम है? एल्पिंगी। ठीक है, एल्पिंगी याद रखिएगा, एल्पिंगी या एल्थिंग। ठीक है, या एल्थिंग। ठीक है, एल्पिंगी या एल्थिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बैकग्राउंड के लिए थी, और ये करंट के लिए थी कि रेकाविक में, आइसलैंड में स्लिंगर फेल और हागा फेल जो है वॉल्केनिक इरप्शंस की साइट है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ज्योग्राफिकली ये मिड अटलांटिक रेंज में है। ठीक है, और इसी के लिए इसको जाना जाता है किससे? लैंड ऑफ फायर एंड आइस। साथियों नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एमपीज़ के सस्पेंशन से रिलेटेड। तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या किया गया है? सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2023। ठीक है, तो इसके लिए जो भी रूल्स बने हुए हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा के और राज्यसभा के, हम लोग उन लोग को देख लेते हैं, ताकि अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो हम लोग आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग जो रूल है, मतलब सस्पेंशन ऑफ एमपीज़ के रिगार्डिंग जो रूल है वो है रूल 373। ठीक है, रूल 373। इसमें क्या होता है? इसमें जो स्पीकर साहब हैं वो मेंबर को डायरेक्ट कर सकते हैं, मेंबर को आदेश दे सकते हैं इमीडिएटली विड्रॉ करने के लिए फ्रॉम द हाउस। ठीक है, अगर स्पीकर साहब को लगता है कि जो मेंबर का कंडक्ट है वो डिसऑर्डरली है, तो उसको बोला जा सकता है कि वो इमीडिएटली जो है विड्रॉ कर जाए हाउस से। ठीक है, तो ये जो 373 वाला रूल है ये इमीडिएटली विड्रॉन के लिए होता है। और कब तक ये लागू होगा? तो ये रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग, जितने भी देर की सिटिंग होगी, मान लीजिए 5 बजे तक की सिटिंग है और कोई एक एमपी 1 बजे विड्रॉ किया है या स्पीकर ने डायरेक्ट किया है इसको विड्रॉ करने के लिए, तो वो 5 बजे तक ही सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कल अगला सेशन होगा तो उसमें वो अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो रूल 373 जो है सिर्फ एक दिन की सिटिंग के लिए लागू होता है। ठीक है, एक दिन की सिटिंग के लिए लागू होता है, मतलब जितनी भी बची हुई सिटिंग है उतने के लिए लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है 374। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेशन के जितना भी सेशन बाकी है उन पूरे सेशंस के लिए यहाँ पे सस्पेंशन होता है। ठीक है, वही हाल है अगर एमपीज़ कुछ डिसऑर्डरली कंडक्ट अपनाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है, तो लोकसभा में अगर कोई भी एमपी डिसऑर्डरली अपना कंडक्ट रखता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा पूरे सेशन के लिए। ठीक है, पूरे सेशन के लिए जो सस्पेंड किया जाएगा वो रूल 374 से गवर्न होगा, और जो एक दिन की सिटिंग के लिए गवर्न किया जाता है वो रूल 373 है। ठीक है,
तो याद रखिएगा सिटिंग से SIT है, ठीक है, SIT है, तो लास्ट में 3 है ना, इसमें 3 लेटर्स हैं, तो याद रखिएगा 373 वाली जो रूल है वो सिर्फ एक सिटिंग के लिए, ठीक है, जो MPs को सस्पेंड करेगी रिमाइंडर ऑफ द सिटिंग के लिए, और 374 जो है वो MPs को सस्पेंड करेगी फॉर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, ठीक है, पूरे सेशन के लिए यहाँ पे MPs सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रूल है जो है रूल 374A, ठीक है, 374A जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2001 में ही, ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था 2001 में ही। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई ग्रॉस वायलेशन करता है, MP कोई ग्रॉस वायलेशन करता है या उसके ऊपर कोई सीवियर चार्ज लगे रहते हैं, तो मेंबर अपने आप ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस, ठीक है। रूल 374 में क्या होता है कि अगर स्पीकर किसी को नेम करता है, किसी के लिए कोई ग्रॉस वायलेशन किया है, कोई रूल का ग्रॉस वायलेशन किया है किसी MP ने, या उसके ऊपर कोई सिवियर चार्जेस लगे हैं, तो MPs उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो स्पीकर उनको डायरेक्ट कर सकते हैं उस MP को किस चीज़ के लिए, मतलब सस्पेंशन के लिए, फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स और रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस, ठीक है। या मान लीजिए 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स है और या 8 दिन का सेशन बचा है, तो इसमें से कम कौन सा है, तो 5 दिन की लगातार सिटिंग है, ठीक है। तो 8 दिन का सेशन मतलब 8 दिन का सेशन ज़्यादा है और 5 सिटिंग कम है, तो 5 सिटिंग जो विच एवर इज लेस है वो लागू होगा, ठीक है, वो लागू होगा, ठीक है। तो 373 किसके लिए, सिटिंग के लिए, फॉर रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग, ठीक है, सिटिंग के लिए SIT, याद रखिएगा SIT, ठीक है। 374 रिमाइंडर ऑफ द सेशन, और 374A जो है वो 5 डेज या रिमाइंडर ऑफ द सेशन विच एवर इज लेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस मामले में, क्योंकि अभी हाल ही में 146 MPs को सस्पेंड किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया लोकसभा का। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं राज्यसभा के क्या क्या रूल्स हैं। जैसे यहाँ पे लोकसभा के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, वैसे ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन राज्यसभा भी हैं, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से रूल है, यहाँ पे रूल 255 है और रूल 256 है, ठीक है। रूल 255 क्या बोलते हैं, अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसी को डायरेक्ट करते हैं, किसी भी MP को किसी ग्रॉस वायलेशन या किसी भी डिसऑर्डरली कंडक्ट के लिए सस्पेंड करते हैं, तो वो इमीडिएटली विड्रॉ कर जाएगा राज्यसभा से, ठीक है, इमीडिएटली विड्रॉ कर जाएगा हाउस से, ठीक है। ये किसके अंतर्गत होता है, तो ये रूल 255 का है, ठीक है। रूल 255 एकदम सिंपल सा है, कोई भी MP राज्यसभा MP जो होगा, अगर कुछ भी ग्रॉस वायलेशन करता है या डिसऑर्डरली कंडक्ट जारी रखता है अपना, तो मतलब उसको MP राज्यसभा चेयरमैन बोल सकते हैं कि आप विड्रॉ कर जाइए इमीडिएटली, ठीक है। और रूल 256 किसके लिए है, रूल 256 में क्या होता है, जो भी MP को सस्पेंड करने की बात हो रही है, जो भी MP अपना जो कंडक्ट है वो डिसऑर्डरली रखता है हाउस की सेशंस में, तो वहाँ पे क्या होगा, रूल 256 में क्या होगा कि हाउस जो है मोशन अडॉप्ट करेगा उनको सस्पेंड करने के लिए, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन द हाउस में अडॉप्ट अ मोशन सस्पेंडिंग मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ हाउस फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, ठीक है। तो रूल 255 में जो है चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं वो डायरेक्टली सस्पेंड कर सकते हैं, और रूल 256 में हाउस जो है मोशन अडॉप्ट करता है रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ MPs, और ये कितने दिन के लिए लागू होगा, फॉर रिमाइंडर ऑफ द सेशन, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द सेशन, जितने दिन तक सेशन चलेगा। तो रूल 256 के अंतर्गत अगर कोई भी MP सस्पेंड हुआ है तो पूरे सेशन भर के लिए वो सस्पेंड रहेगा, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, Which country has banned the export of technology for extraction and separation of rare earth metals citing national security concerns? तो किस कंट्री ने एक्सपोर्ट बैन किया है रेयर अर्थ मेटल्स का नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के अंतर्गत, ठीक है। तो किस कंट्री ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट को बैन किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है साउथ कोरिया, और लास्ट ऑप्शन है चाइना। तो इन चारों में से किसने बैन किया है एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स? तो साथियों इसका सही आंसर है चाइना, ठीक है। चाइना ने क्या किया है, बैन किया है एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एंड सेपरेट रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं, तो ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 17 मेटालिक एलिमेंट्स है, याद रखिएगा। रेयर अर्थ मेटल्स कितने हैं, तो 17 है ये, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें दीज इंक्लूड 15 लैंथनाइट्स, तो 15 लैंथनाइट्स हैं, और स्कैंडियम है और यूट्रियम है, ठीक है। तो दैट मेक्स इट 17 मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है। 15 लैंथनाइट सीरीज के हैं और साथ साथ ही स्कैंडियम और यूट्रियम है, ठीक है। ये 17 रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो हैं सीरियम,
डिस्प्रोजियम, एरिबियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथनम, ल्यूटियम, न्यूडीनियम, प्रिसोडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, स्कैंडियम, टर्बियम, थुलियम, यटिर्बियम और यट्रियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं। कुछ बातें चाइना के बारे में कर लेते हैं। तो चाइना की जो करेंसी है आपको पता होगा रेमनीबी है, ऑल्सो नोन एज चाइनीज़ युआन है। कैपिटल जो है चाइना की वो है बीजिंग, और जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल पीपल कांग्रेस है, जो वहाँ की टॉप लेजिस्लेटिव बॉडी है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, इनके यहाँ नेशनल पीपल कांग्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं। कौन सी सीरीज़ में आते हैं, तो 50 लैंथनाइट्स की सीरीज़ में आते हैं, लैंथनाइट्स पीरियोडिक टेबल की सीरीज़ में आते हैं, प्लस स्कैंडियम और यट्रियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर इज नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और लास्ट ऑप्शन है केरला। ठीक है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नामदफा टाइगर रिजर्व में अभी स्पॉट हुई है नामदफा फ्लाइगर स्क्वेरल। ठीक है, नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल जो है स्पॉट हुई है आफ्टर 42 ईयर्स, तो 42 साल बाद नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल स्पॉट हुई है कहाँ पे, नामदफा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व में कौन स्पॉट हुई है, तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वेरल स्पॉट हुई है। नामदफा कहाँ है, तो ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में नामदफा लोकेटेड है। ठीक है, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए नाम क्या है, इसके नामदफा के नाम आगे नाम है ना, नाम तो नाम क्या है, नाम है अरुण। ठीक है, अरुण नाम है। ठीक है, अरुण। ठीक है, नाम अरुण, तो अरुण से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना का है, आप जानते हैं। मगर हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दें, इंडिया का मैप बनाते हैं, तो ये कहीं पे ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी किससे किससे बाउंड्री आती है, तो यहाँ पे ये चाइना हो गया। ठीक है, आए दिन चाइना यही कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चाइना हो गया, ये म्यांमार हो गया, और यहाँ पे ये भूटान हो गया। ठीक है, ये भूटान हो गया। ठीक है, इसका भी हम लोग मैप में देखेंगे पूरा। ठीक है, हालांकि आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ये भूटान है, ये चाइना है, और ये म्यांमार है। ठीक है, और यहाँ पे तवांग है जो कि बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा तवांग मॉनेस्ट्री कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तवांग मॉनेस्ट्री है। ठीक है, और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो कैपिटल जो है अरुणाचल प्रदेश की वो है ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा 26 डिस्ट्रिक्ट हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, गवर्नर साहब कौन है वहाँ के, तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो है, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जो है वहाँ पे गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू साहब। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, 60 सीट्स हैं। ठीक है, एमएलए की जो सीट्स होती है, ठीक है, एमएलए की जो सीट्स है वहाँ कितनी है, 60 सीट्स हैं। ठीक है, 60 सीट्स हैं। राज्यसभा की 1 सीट आती है, लोकसभा की 2 आती है, और हाई कोर्ट देखिए इनका कहाँ है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, असम का जो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट वही शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। अरुणाचल प्रदेश अरुण का नाम है, तो नाम से याद रखिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व वहाँ पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। और क्या है, अरुणाचल प्रदेश किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो भूटान, चाइना और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। तवांग यहाँ पे मॉनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है। ठीक है, गवर्नर यहाँ पे कौन है, तो कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पेमा खांडू साहब चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं। राज्यसभा में कितनी सीट है, 1 सीट है। लोकसभा में 2 सीट है। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कौन सा है, खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है, असम से बोरो करता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों से, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ये देखिए यहाँ पे कुछ पासेस दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पासेस, तो देख लेते हैं हम लोग अरुणाचल में कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल में पहले तो बोमडिला है। ठीक है, बोमडिला है ये देखिए, फिर योंगयापला है, फिर पांगसान है, लेखापानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे जो है पासेस अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चाइना है और ये इधर म्यांमार है। ठीक है, चाइना और म्यांमार से ये जो है पासेस शेयर करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये तिब्बत है, तिब्बत मतलब चाइना का ही पार्ट है, तो चाइना यहाँ पे है,
ये म्यांमार है, और ये देखिए यहाँ पे भूटान है, ठीक है। और तवांग मोनेस्ट्री जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया, तो तवांग मोनेस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो तवांग मोनेस्ट्री एकदम यहाँ पे है। और बाकी यहाँ पे देख लीजिए बॉमदीला जो है, बॉमदीला, योंग्यापला, पांगसान और लेखा पानी जो है 4 इंपॉर्टेंट पासेज हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है मौलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। पहला नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, ये है मौलिंग नेशनल पार्क। दूसरा नामदफा, देखिए हम लोग ने याद किया था चांगलांग में है, तो दूसरा ये है नामदफा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी है, नामदफा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों ही है, ठीक है। थर्ड पे है डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कहाँ है थर्ड, ये है थर्ड, ठीक है, नहीं ये है थर्ड, ठीक है, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिफ्थ है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, ठीक है। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये कामलांग हो गई, ठीक है। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है छोटी सी, ठीक है, केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। महाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो महाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये है ठीक है। फिर पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, ठीक है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है। वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 12th नंबर पे है, तो ये है यहाँ पे। और योडी रैब 30 नंबर पे योडी रैब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये, ठीक है। तो एक बार आप जल्दी से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज को भी देख लिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। तो 26 दिसंबर का महत्व क्या है हर साल, आपको ये बताना है, ठीक है। 26 दिसंबर से हम लोग क्या चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, या क्या इसका महत्व है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है इस दिन। सेकेंड ऑप्शन है कोमोमोरेशन ऑफ सिख गुरुज को ये डेडिकेटेड है 26 दिसंबर। थर्ड ऑप्शन है ट्रिब्यूट टू मार्टर्ड सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। और लास्ट ऑप्शन है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो 26 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिब्यूट टू मार्टर्ड सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे वीर बाल दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, कौन कौन, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, उन्होंने जो है जंग छेड़ी थी मुगल एम्परर औरंगज़ेब के खिलाफ, ठीक है। और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे 6 और 9 साल के थे, ठीक है। जोरावर सिंह सिर्फ 6 साल के थे और फतेह सिंह साहब जो थे सिर्फ 9 साल के थे। तो वो उनको क्या किया गया था, उनको कैप्चर कर लिया गया था, औरंगज़ेब की आर्मी ने उनको कैप्चर करके उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको जिंदा जला दिया गया था। इसकी वजह से उनके इस पूरे शहीद को याद रखते हुए, उनकी इस बहादुरी को याद रखते हुए 26 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वीर बाल दिवस, ठीक है। तो किसको किसको मृत्युदंड दे दिया गया था, जला दिया गया था, तो जोरावर सिंह साहब को और फतेह सिंह साहब को, ठीक है। ये किसके बच्चे थे, तो किसके बेटे थे, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे, ठीक है। इसमें से जो हम लोग ने 4 नाम देखे अभी, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह साहब को तो जला दिया गया था, ठीक है। और जो जय सिंह और कुलवंत सिंह साहब थे, इन लोग को भी कैप्चर किया गया था, पर ये लोग भाग निकले थे, ठीक है, ये लोग भाग निकले थे, तो ये लोग बच गए थे, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो बेटों ने अपनी सैक्रिफाइस दिया था, जो बलिदान दिया था, उसी को याद करते हुए 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वीर बाल दिवस, ठीक है। याद रखिए गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, कौन कौन से, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जय सिंह और कुलवंत सिंह, जिसमें से जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस इज पाथ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अवेलेबल। ठीक है, तो पाथ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 2 भाषा में, सेकंड ऑप्शन है 4 भाषा में, थर्ड ऑप्शन है 6 भाषा में और लास्ट ऑप्शन है 8 भाषा में। तो कितनी भाषा में उपलब्ध है पाथ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। तो 6 लैंग्वेजेस में पाथ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, पाथ मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन जो है 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हमने क्या बताया था, किससे रिलेटेड है ये, तो याद रखना, आपको बोला गया था जात पात मित्रों ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जात पात, ठीक है, जात पात का ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जात पात का ध्यान नहीं देना चाहिए मित्रों। ठीक है, तो पात मित्रों ये हो गया। जात से याद रखिएगा जूट। ठीक है, याद से जूट से रखिएगा, या जूट, जात से याद रखेंगे जूट। तो ये जूट फार्मर्स के लिए ये पाथ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें एमएसपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट करी जाएंगी। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है। कितनी लैंग्वेजेस में है, 6 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। ठीक है, जूट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जूट का जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है जूट ग्रो करने के लिए, तो वो होती है 34 डिग्री मैक्सिमम और 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। ठीक है, और रेनफॉल कितनी चाहिए होती है, तो 150 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए होती है विद 65% ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, और जो जूट है वो कहाँ पे बेस्ट उगते हैं, तो एलुवियल सॉइल्स में बेस्ट उगते हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो जब अखंड भारत था हमारा, जब सब कुछ जुड़ा हुआ था, ये पूरा ऐसे भारत था हमारा जहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान सब एक भारत में था, बांग्लादेश भारत में ही था, तो यहाँ पे बहुत सारे जूट फैक्ट्रीज डेवलप हुई थी। ठीक है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश वाले रीजन में, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ वाले रीजन में काफ़ी जूट फैक्ट्रीज जो है डेवलप हुई थी। ठीक है, क्यों फैक्ट्रीज डेवलप हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एलुवियल सॉइल्स भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे गंगा का जो डेल्टा है और ये ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है, ये पूरा बहुत ही एलुवियल सॉइल को बहुत ही रिच बना देता है। ठीक है, फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है, तो बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। ठीक है, तब तो ईस्ट पाकिस्तान था, तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं जूट की फैक्ट्रीज बांग्लादेश के पास चली गई थी, जिससे जूट जो है जूट ग्रोइंग जूट फार्मर्स को यहाँ पे काफ़ी धक्का लगा था, क्योंकि जूट फैक्ट्रीज जो है वो मैक्सिमम जो थी वो बांग्लादेश के पास चली गई थी। ठीक है, खैर ये हिस्टोरिकल बात है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि पाथ मित्रों किससे रिलेटेड है, तो पाथ है जूट से रिलेटेड, और कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें क्या होगा, इसमें जूट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने जूट के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स देख ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु लॉन्च्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर ई कोर्स इन कोलैबोरेशन विद इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बिगिनर ई कोर्स किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर। आपको ये बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया है पीपीपी बिगिनर ई कोर्स। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिगिनर ई कोर्स किसने डेवलप किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया है। ध्यान दीजिएगा, और किसके साथ मिलके, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके ये ई कोर्स लॉन्च हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और फाउंडेशनल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और फाउंडेशनल नॉलेज पीपीपी से रिलेटेड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड ये पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में चीज़ें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वर्ल्ड बैंक जो है 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। ठीक है, वाशिंगटन में है। ठीक है, तो डब्ल्यू से याद रखिएगा, डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू से ही वाशिंगटन, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको हेडक्वार्टर से वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, डब्ल्यू से ही वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यू से ही वाशिंगटन। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बांगा साहब जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है, अजय बांगा जो है प्रेसिडेंट है। एमडी कौन है, एक्सेल वैन ट्रॉटेंसबर्ग। ठीक है, एक्सेल वैन ट्रॉटेंसबर्ग जो है वो प्रेसिडेंट एमडी हैं। प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं। अंशुला कांत जो हैं वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, और इंदरमीत गिल जो हैं वो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे इंडियंस हैं इसलिए ध्यान देना है आपको। अजय बांगा साहब जो है वो प्रेसिडेंट है। एमडी कौन है, एक्सेल वेल ट्रॉटेंसबर्ग।
और CFO कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो अंशुला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है इंदरमीत गिल, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस, पावर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ठीक है। ये 3-4 रिपोर्ट आपको बहुत इत्मीनान और बहुत ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट से लेकर हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस, विंडेक्स डेटाबेस, और पावर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ठीक है। डब्ल्यू से ही वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यू से ही वॉशिंगटन है, इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक ने ही लॉन्च किया है पीपीपी ई कोर्स, ठीक है, पीपीपी बिगिनर का ई कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको सबका ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख लेना है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है 1944 में ही आया था, ये वर्ल्ड बैंक के साथ ही आया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की पहली ऑर्गन जो थी वो थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आया, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को, उनको सपोर्ट करता है कौन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। कब आया था, 1956 में आया था। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आया, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कब आया, 1960 में आया। उसके बाद आया ICSID 1966 में। ICSID क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ अपनी कोर्ट में ना जाके यहाँ पे उनका सेटलमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ये जो है इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया सारे इन चारों का पार्ट है, पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का पार्ट नहीं है। और लास्ट में है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, 1988 में ये आया था, ठीक है। IBRD कब आया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट 1944, फिर 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर 1966 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और लास्ट में मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 में आया था, ठीक है। तो हम लोग ने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हम लोग ने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, की अपॉइंटमेंट्स देख लिए, जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, इनका इंस्टीट्यूशन देख लिया, इनका फॉर्मेशन देख लिया, कौन से ईयर में हुआ था, इनकी रिपोर्ट्स देख ली पिछले वाले स्लाइड में, और इनका जो है ये पूरा आर्म देख लिया, इनके आर्म्स कितने हैं, ठीक है। इनके 5 अलग अलग ऑर्गन्स हैं, आर्म्स हैं, जो हम लोग ने देख लिए, और इनकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख ली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ मेनी क्रेश डज गवर्नमेंट प्लान टू ओपन नेशन वाइड एज पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी क्रम क्रेश, ठीक है। तो क्रेश आप जानते हैं ना, यहाँ पे वर्किंग विमेन अपना छोटा सा बच्चा छोड़ के जाती हैं ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो सके, तो उसको क्रेश कहते हैं, ठीक है, उसको क्रेश कहते हैं। तो अर्निंग विमेन के लिए सपोर्ट होता है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नवजात शिशु हैं या न्यूली बॉर्न बेबी हैं 1-2 साल 2.5 साल के, उनको वो यहाँ पे उनकी जो नीड्स हैं उनको केटर किया जाता है, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेश में कितने क्रेश खोलने की बात कही गई है गवर्नमेंट प्लान के अनुसार, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 10,000 क्रेश, सेकंड ऑप्शन है 15,000 क्रेश, थर्ड ऑप्शन है 17,000 क्रेश, और लास्ट ऑप्शन है 20,000 क्रेश। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 17,000 क्रेश जो है खोले जाएंगे नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी क्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेश प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू ओपन 17,000 क्रेश ऑल अराउंड द कंट्री, ठीक है। पालना स्कीम के बारे में देख लेते हैं। तो ये पालना स्कीम के अंतर्गत खोला जाएगा, ठीक है, पालना, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पाले जाते हैं जो भी वर्किंग विमेन होती हैं उनके, ठीक है। तो ये इसको पहले नेशनल क्रेश स्कीम के नाम से जाना जाता था, फिर इसको रीऑर्गेनाइज और रीनेम किया गया पालना स्कीम के अंदर, ठीक है। पालना स्कीम किसकी सब स्कीम है, तो समर्थ की सब स्कीम है, ठीक है, सामर्थ की सब स्कीम है। सामर्थ की जो मिशन शक्ति है उसकी सामर्थ कंपोनेंट है, उसकी सब स्कीम है पालना स्कीम, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वर्किंग वुमेन के चिल्ड्रन को, जैसा कि हमने आपको बताया,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसमें स्लीपिंग फैसिलिटी होती है, अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन होती है, बिटवीन 3 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल एजुकेशन होती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन होता है, तो पोषण मिलता है वहाँ पे, ठीक है। मॉनिटरिंग होती है, हेल्थ चेकअप्स होते हैं, इम्यूनाइजेशन होता है, कोई भी टीका लगना होता है तो वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। फंडिंग पैटर्न क्या है, तो फंडिंग पैटर्न है 60:40, ठीक है। फंडिंग पैटर्न है 60:40 गवर्नमेंट और स्टेट का, ठीक है। 60-40 का फंडिंग पैटर्न है, ठीक है। 17,000 क्रेश खोले जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर आती है पालना, तो ये पालना स्कीम के अंदर खोले जाएंगे। पालना स्कीम किसके अंदर है, तो मिशन शक्ति के अंदर है, ठीक है। मिशन शक्ति के अंदर है पालना स्कीम, ठीक है। कितने क्रेश खोले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा 17,000 क्रेश खोले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने फंडिंग पैटर्न देख लिया, सर्विसेज देख ली क्या क्या प्रोवाइड की जाएंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये देख लिया, न्यूट्रिशनल हेल्थ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम करेगा, ठीक है। कितने खोले जाएंगे, 17,000, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिशन शक्ति के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मच इज द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अभी हाल ही में टैक्स डिवोल्यूशन हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, तो आपको बताना है कितना इंस्टॉलमेंट गया है टैक्स डिवोल्यूशन का स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 50,000 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 62,357 करोड़ 45 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 72,961 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 80,000 करोड़, ठीक है। तो कितना करोड़ गया है टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो आपका सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, 72,961 करोड़ जो है एडिशनली डिवॉल्व किया गया है, टैक्स डिवोल्यूशन किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये टैक्स डिवोल्यूशन क्या है, ये जो है ये की सोर्स है फंडिंग का, किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है। तो टैक्स डिवोल्यूशन किसके माध्यम से होता है, तो फाइनेंस कमीशन जो होता है हमारा, वो डिफाइन करता है कितना टैक्स जो है डिवॉल्व किया जाएगा, कितना टैक्स जो है नीचे सरकारों को दिया जाएगा, राज्य सरकारों को दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। टैक्स डिवोल्यूशन का माध्यम क्या होता है, तो 14 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, ठीक है। पूरे साल भर में 14 इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, ठीक है। हर महीने एक एक इंस्टॉलमेंट जाता है और लास्ट के 2 महीने में एक एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 महीने तक एक ही इंस्टॉलमेंट में जाएगा और लास्ट के जो 2 महीने हैं 11 और 12 उसमें 2-2 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं, ठीक है। उसमें 2-2 इंस्टॉलमेंट्स में ये टैक्स डिवॉल्व किया जाता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो ये सोशल वेलफेयर मेजर्स को पुश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और भी स्कीम्स के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। तो दिसंबर में कितना गया है, 72,961 करोड़ जो है डिवॉल्व किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, टैक्स डिवोल्यूशन जो कि सोर्स ऑफ फंडिंग है फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, और फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में फाइनेंस कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन से कुछ चीज़ें हैं जुड़ी हुई, उनको देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है वो है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो स्पेसिफाई करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हर 5 सालों में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करते हैं अपॉइंटमेंट किसका, फाइनेंस कमीशन का, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, तो आर्टिकल 280, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या है, तो फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन रहते हैं और 4 अदर मेंबर्स रहते हैं हु आर एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल 5 लोग रहते हैं फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कौन डिसाइड करता है, मतलब किन किन बातों पे जो है पैसा दिया जाएगा, किन किन बातों के लिए डिवॉल्व किया जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो प्रेसिडेंट पूरा डिफाइन करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट पूरा डिफाइन करते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके चलते फाइनेंस कमीशन जो है आउटलाइन करता है पूरा कि कहाँ कहाँ किसको किसको कितनी नीड है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं इनके, ये रिकमेंड करते हैं किस चीज़ का रिकमेंडेशन देते हैं, तो जितना भी टैक्स आया है वो किस बेसिस पे कितना जो है बांटा जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, वो डिफाइन करते हैं, ये वो रिकमेंड करते हैं ये, ठीक है। ये रिकमेंड करते हैं सिर्फ, ठीक है, रिकमेंड करते हैं, ये नहीं है कि ये इम्पोज करते हैं, ये बस रिकमेंड करते हैं, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो कई क्राइटेरिया हैं, इनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ कुछ फाइनेंस कमीशन कोई कोई क्राइटेरिया लेते हैं और कभी कभी वो क्राइटेरिया के जो है परसेंटेज या बेसिस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉपुलेशन ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, रेवेन्यू ले लेते हैं, फिस्कल कैपेसिटी ले लेते हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जैसे टैक्स एफर्ट ले लेते हैं, ठीक है।
टैक्स एफर्ट्स ले लेते हैं, इकोलॉजिकल कंजर्वेशंस ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है फाइनेंस कमीशन कंसिडर करता है रिकमेंडेशन देने के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रांट से नेट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहीं पे कोई बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो उसके लिए भी ग्रांट एंड नेट भी का जो प्रिंसिपल है वो भी स्पेसिफाई करता है फाइनेंस कमीशन। और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी देता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किसके लिए दिया जाता है? टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो इसके लिए भी जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं, जो हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो ग्रांट्स रहते हैं, उनको भी ये रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन की इन लोगों को इतना इतना पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पूरा फाइनेंस कमीशन का ये पूरा खांचा देख लिया कि क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कौन अपॉइंटमेंट करता है, क्या कॉम्पोजिशन है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है, ग्रांट एंड एड क्या है, और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है कुछ फाइनेंस कमीशन जो बने हैं अभी तक, उनके बारे में है और उनका टाइम पीरियड है। तो पहले फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो केसी नियोगी साहब थे। 1952 में पहला फाइनेंस कमीशन बना था। कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिया जैसे आज़ाद हुआ 1947 में वैसे ही बन गया। 1957 में पहली बार फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुआ था। केसी नियोगी साहब जो थे पहले चेयरमैन थे, ठीक है। फिर के संथम साहब थे, ए के चंदा साहब थर्ड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, पीवी राज मन्नार साहब थे फोर्थ चेयरमैन थे, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के महावीर त्यागी साहब थे, सिक्स्थ के ब्रह्मानंदम रेड्डी थे, ठीक है। सेवन्थ के जेएम शैलाद थे, ठीक है। एट्थ के वाई बी चंवर साहब थे, नाइन्थ के एनकेपी साल्वे थे, टेंथ के केसी पंत थे, 11th के एम खुसरो साहब थे, ठीक है। 12th के डॉक्टर सी रंगराजन साहब थे, 13th के डॉक्टर विजय केलकर थे चेयरमैन, 14th के वाई वी रेड्डी थे और 15th के एन के सिंह थे, ठीक है। तो कम से कम ये लास्ट 4 आप याद रखिएगा, ठीक है। 2005 से 2026 तक, ठीक है। 2005 से 2026 तक आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछ ले। तो लास्ट चेयरमैन जो थे, लास्ट फाइनेंस कमीशन मतलब 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एन के सिंह साहब थे। उसके पहले जो थे वाई वी रेड्डी साहब थे 2015 से 2020 के बीच के लिए। डॉक्टर विजय केलकर थे 2010 से 2015 के लिए। और डॉक्टर सी रंगराजन थे 2005 से 2010 के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 4 जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पहला तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है, पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी साहब और उनका टाइम पीरियड था 1952 टू 1957, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1952 टू 1957, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे कुछ और बातें हैं फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो अभी हम लोग ने देखा था कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, तो हर किसी को बराबर थोड़ा ना पैसा दे देंगे। मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं हमारी, मान लीजिए ये 5 स्टेट्स हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि 10 रुपये पूरा बांटा जाना चाहिए, ठीक है। 10 रुपये पूरा स्टेट्स में बांटा जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 15 रुपये पूरे इकट्ठा हुए हैं, तो 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखे और 10 जो है वो स्टेट्स में बांट दे। तो ये ऐसा थोड़ी ना है कि 2 रुपये इनको मिलेगा, 2 रुपये इस स्टेट को मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लिए सबके क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया सबके वही है और क्राइटेरिया के बेसिस अलग अलग है। क्राइटेरिया के जो वेटेज है वो अलग अलग है, जिसके अनुसार जो छोटे राज्य हैं उनको कम पैसा मिलेगा, उनके अनुसार उनको पैसा मिलेगा, जो बड़े राज्य हैं उनको उनके अनुसार पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए या इसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिकमेंड करने के लिए फाइनेंस कमीशन जो है कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंस कमीशन यहाँ से 11, 12, 13, 14 और 15 की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया लिया जाता है, इंक्लूड किया है फाइनेंस कमीशन ने, वो है पॉपुलेशन का, ठीक है। पॉपुलेशन का, कब की पॉपुलेशन का? तो 1971 की पॉपुलेशन का ये क्राइटेरिया लिया गया था, ठीक है। तो पॉपुलेशन, जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन होगी ऑब्वियसली उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी उनको ज़्यादा पैसा मिलने की बात कही गई थी फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। तो पॉपुलेशन का वेटेज कितना था? तो 10% जो है पॉपुलेशन वेटेज दिया गया था फाइनेंस कमीशन 11 में। 12 में वो 25% था, 13 में भी 25% था। फिर फाइनेंस कमीशन जो 14 था उसने रिड्यूस कर दिया था 17.5 पे, ठीक है, 17.5 पे। और जो 15 फाइनेंस कमीशन है, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, उसने पॉपुलेशन 1971 की पॉपुलेशन को डिस्कार्ड करके 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडर किया था और कितना वेट दिया था? 15%, ठीक है। 15% ये जो है
रिकमेंड किया था, 15% रिकमेंड किया था। पॉपुलेशन किसकी पॉपुलेशन का? तो 2011 की पॉपुलेशन का, ठीक है, 2011 की पॉपुलेशन का। इसीलिए काफ़ी साउथ इंडियन स्टेट्स में बवाल मच गया था कि उन्होंने 1971 के बाद से अपनी पॉपुलेशन काफ़ी कम की है। तो उन्होंने एक तो पॉपुलेशन कम की, अच्छा काम किया, तो उसकी वजह से उनको रिड्यूस्ड, अब 2011 में उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट गई है, जिसकी वजह से उनका जो क्वांटम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटम है, वो भी कम हो गया है। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कुछ डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो इस बात से काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किए थे कि 2011 के पॉपुलेशन को अगर आपने रिकमेंड किया तो ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी। खैर ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया था। तो यहाँ पे पॉपुलेशन 2011 की जो पॉपुलेशन थी उसको फाइनेंस कमीशन ने, 15th फाइनेंस कमीशन ने 15% दिया था, ठीक है, 15% वेट दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या था? एरिया का वेट था। तो एरिया में भी 15% वेट किसको दिया गया था? एरिया को दिया गया था, ठीक है। ये सेम ही था, सिर्फ फाइनेंस कमीशन 11 में ये 7.5 था, जिसको बढ़ा के 15 सब में कर दिया गया था। तो 14 फाइनेंस कमीशन में भी 15% दिया गया था, 15% वेटेज दिया गया था एरिया को, और 15 फाइनेंस कमीशन में भी 15% वेटेज दिया गया था, ठीक है। इनकम डिस्टेंस का कितना था? तो इनकम डिस्टेंस जो है 14 फाइनेंस कमीशन में 50% वेटेज दिया गया था इनकम डिस्टेंस को, और 15 फाइनेंस कमीशन में 45% दिया गया है, ठीक है। इनकम डिस्टेंस क्या होता है? तो इनकम डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट इनकम फ्रॉम द स्टेट विद हाईएस्ट इनकम, ठीक है। मान लीजिए महाराष्ट्र एक है, ठीक है, महाराष्ट्र की इनकम है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये है, ठीक है। अब और हरियाणा है उसके बाद, ठीक है, हरियाणा है, हरियाणा की जो है इनकम है 8 रुपये, और वहीं पे है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी है 1 रुपये इनकम, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उनको ज़्यादा ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। 10 रुपये से जितना कम रहेगा किसी स्टेट के पास इनकम, उतना ही ज़्यादा उनको फाइनेंस कमीशन की तरफ से मिलेगा, ताकि जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रहे, ठीक है। तो ये होता है इनकम डिस्टेंस, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस मतलब जो सबसे ज़्यादा इनकम है जिस स्टेट की, उससे जो दूर, उससे जितनी भी दूर अलग स्टेट्स हैं उतना उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे कंप्यूट होता है? तो ये 3 ईयर पीरियड के लिए कंप्यूट होता है, 2016, 17, 18, 19। इसका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज पे डिसाइड किया जाता है जिस स्टेट का सबसे ज़्यादा पैसा निकलेगा, उससे अलग और स्टेट्स कितनी दूर हैं उस हिसाब से उनको आवंटित किया जाएगा, उस हिसाब से उनका एलोकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इनकम डिस्टेंस की बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, अभी हमने आपको बताया था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है नया डायमेंशन ऐड किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन में, इससे पहले ये नहीं था, ठीक है। तो इसको 10% वेटेज दिया गया है, ठीक है। जो भी स्टेट्स अच्छा काम कर रहे हैं फॉरेस्ट और इकोलॉजी में, उनको जो है टोटल एलोकेशन का 10% उनका बेसिस जो होगा वो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये क्राइटेरिया जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ये कैसे डिराइव किया जाएगा? तो ये डेंस फॉरेस्ट जितने भी हैं स्टेट में, जितना भी डेंस फॉरेस्ट है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसका वेटेज कितना है? इसका वेटेज है 10%, ठीक है। तो जितना भी डेंस फॉरेस्ट है, याद रखिएगा डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट, ठीक है, मॉडरेटली डेंस नहीं, ओपन फॉरेस्ट नहीं, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। सिर्फ डेंस फॉरेस्ट के बेसिस पे ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का जितना भी सपोर्ट है किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये भी एक नई कैटेगरी आई है 15 फाइनेंस कमीशन में। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है? वही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो है ये है, जो भी स्टेट्स ने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट किया है उसके लिए ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉपुलेशन 2011 की इंक्लूड किया था, तो साउथ इंडियन स्टेट्स को पैसिफाई करने के लिए ये डायमेंशन इंक्लूड किया गया था कि जो भी स्टेट्स अच्छा एफर्ट किए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उनको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे भी जो है पैसे मिलेंगे, जितना भी एलोकेशन है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे जो है रिकमेंडेशन की जाएगी, पैसे की रिकमेंडेशंस की जाएगी। तो उसका वेटेज कितना था? उसका वेटेज था 12.5, ठीक है, 12.5 उसका वेटेज था, ठीक है। और टैक्स एफर्ट्स क्या हैं? कि टैक्स एफर्ट्स मतलब स्टेट ने कितना एफर्ट लगाया टैक्स को कलेक्ट करने में, एफिशिएंसी कितनी बरकरार रही टैक्स को कलेक्ट करने में, ये बेसिस था टैक्स एफर्ट का, ठीक है। तो टैक्स एफर्ट का ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, नहीं तो बहुत ही गिचपिच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस थे, हम लोग ने देखे क्या क्या डायमेंशंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो 15 फाइनेंस कमीशन का वेटेज है वो है आई पैड, ठीक है, आई पैड, PAD,
ठीक है। आई पैड, आई से सबसे पहले आई मतलब इनकम डिस्टेंस, ठीक है, आई है इनकम डिस्टेंस। तो ये जो पूरा ऑर्डर है आई पैड का, इसी के बेसिस पे वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे ये पूछ लेना एग्जाम में कि वेटेज के अकॉर्डिंग जो है इनको सेट किया जाए, इन क्राइटेरियाज को सेट किया जाए। तो सबसे पहला है आई मतलब है इनकम डिस्टेंस जिसका है 45% वेटेज, ठीक है। उसके बाद है पी से पॉपुलेशन, ठीक है, याद रखिएगा पॉपुलेशन 2011 की, ठीक है। पी से पॉपुलेशन और ए से एरिया, इन दोनों का परसेंट एक ही है 15%, इनका जो वेट है वो एक ही है 15%, ठीक है। फिर डी से क्या है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, लास्ट में है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितनी है तो 12.5 है क्राइटेरिया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का। उसके बाद दो बचते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट, ठीक है, इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा आईपैड की, तो याद रखिएगा आईपैड फॉर टैक्स, ठीक है, आईपैड फॉर टैक्स, ठीक है। आईपैड हमने याद करा दिया आपको, तो याद रखिएगा आईपैड फॉर टैक्स। फॉर से क्या है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कितना वेटेज है तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का वेट है 10, और लास्ट में है टैक्स जिसका सबसे कम वेटेज है 2.5%, ठीक है, 2.5%। तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया इनकम डिस्टेंस क्या होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होती है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डेंस फॉरेस्ट के बेसिस पे रिकमेंड की जाएगी, और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स कितनी एफिशिएंसी है टैक्स कलेक्शन में ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स बिटवीन 2016-17 टू 2018-19, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें देख ली, हमने क्राइटेरिया देख लिया, हमने उनका रिस्पेक्टिव वेटेज देख लिया, हमने यहाँ पे ट्रिक देख ली आई पैड फॉर टैक्स की, ठीक है, किसको किसको कितना वेटेज मिला है। हमने एक बार कंपेयर भी कर लिया 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन में। ज़्यादा आपको कंपेयर करना है, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 11, 12, 13 और 14 के भी जो है सारे वेटेज दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना फाइनेंस कमीशन पूरा अच्छी तरीके से इन एंड आउट देख लिया। अब यहाँ से आपसे फाइनेंस कमीशन से कुछ भी पूछा जाता है आप बहुत आसानी से यहाँ पे बता पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन इज इंडिया स्केड्यूल टू टेक ओवर एज चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैनशिप इंडिया कब लेगा आपको ये बताना है, ठीक है। इंडिया कब चेयरमैनशिप लेगी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 24 to 26, सेकेंड ऑप्शन है 24 to 25, थर्ड ऑप्शन है 25 to 27 और लास्ट ऑप्शन है 26 to 28। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इंडिया कब टेक ओवर करेगा चेयरशिप किसकी, इंडियन एशियन ओशन नेवल सिंपोजियम की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सॉरी 25 to 27। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में 8th एडिशन इसका होस्ट किया गया था, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का होस्ट किया गया था 8th एडिशन। किसने होस्ट किया था तो बैंकॉक ने किया था, ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक ने, ठीक है। तो थाईलैंड जो है करंट चेयर है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का करंट चेयरमैन कौन है, थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड है, ठीक है। कुछ बातें ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है ये जो है ये कंस्ट्रक्ट है किसका, इंडियन नेवी का। ये 2008 में शुरू किया गया था टू सिक्योर मैरीटाइम कॉपरेशन, ठीक है। मैरीटाइम कॉपरेशन को सिक्योर करने के लिए इंडियन नेवी ने 2008 में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम लॉन्च किया था, ठीक है, आफ्टर ताज अटैक्स, ठीक है। ताज अटैक के बाद ये देखा गया कि बहुत ज़रूरी है मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इसके लिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को सिक्योर करने के लिए इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम लॉन्च किया गया था, ठीक है। करेंट एडिशन में जो है थाईलैंड इसको हेड कर रहा है, और 9th एडिशन जो होगा वो इंडिया का होगा, ठीक है। इंडिया उसको चेयर करेगा किसको, 9th एडिशन को। कौन से साल तक तो 2025 से 2027 तक, ठीक है। याद रखिएगा 2025 से 2027 तक, ठीक है। तो पहला एडिशन जो था इंडियन एशियन नेवल सिंपोजियम का 2008 में, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है, उसको इंडिया ने होस्ट किया था, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया ने होस्ट किया था। और जो 8th एडिशन है वो कौन होस्ट कर रहा है, 8th एडिशन होस्ट कर रहा है थाईलैंड, ठीक है, 8th एडिशन होस्ट कर रहा है थाईलैंड, और 9th एडिशन फिर से जाके इंडिया होस्ट करेगा बिटवीन 25 to 27, ठीक है, बिटवीन 25 to 27, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। तो ये पूरा मैप है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, ठीक है, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये पूरा कवर किया गया है, ठीक है। ये देखिए पूरी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो जो डार्क ब्लू है वो मेंबर स्टेट्स हैं, ये सारे मेंबर स्टेट्स हैं। और ये जो ये यहाँ पे हैं इधर 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 छोटे छोटे ये सब ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, कौन कौन से, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मेडागास्कर,
रशिया और स्पेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब दूर दूर है ना, तो इसलिए ऑब्जर्वर स्टेटस मिला इनको। खाली ये मेडागास्कर है जो बीच में ही है, फिर भी इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। ठीक है, बाकी देखिए मेडागास्कर यहाँ पे है, ये यहाँ पे रशिया है, ये यहाँ चाइना है। ठीक है, रशिया है, चाइना है, मेडागास्कर है। ठीक है, और यहाँ पे फिर जापान है, ये जापान हो गया पूरा। ठीक है, यहाँ इटली है ये। ठीक है, इटली है, स्पेन है, जर्मनी है। ठीक है, स्पेन, जर्मनी, इटली है। ठीक है, और यहाँ पे ये नीदरलैंड्स है। ठीक है, ये नीदरलैंड्स है और ये स्पेन है। ठीक है, ये जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और स्पेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इटली हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, ये मेडागास्कर हो गया, ये चाइना हो गया, ये चाइना हो गया, ये चाइना हो गया पूरा, और ये जर्मनी हो गया, ये जर्मनी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ऑब्जर्व स्टेट्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले कौन ऑब्जर्व स्टेट नहीं मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने इसरो से रिलेटेड। तो आपको बताना है एक्सपोसैट जो है पहली पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट, वो इसरो कब लॉन्च करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, व्हेन इज इसरो लाइकली टू लॉन्च इट्स फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर 2023, सेकंड ऑप्शन है जनवरी 1 2024, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 1 2025 और लास्ट ऑप्शन है जनवरी 1 2026। तो फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन जो है इंडिया का और वर्ल्ड का दूसरा ये मिशन होगा पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट। तो इंडिया कब लॉन्च करेगा, इसरो कब लॉन्च करेगा, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 1 2024 को जो है इसरो लॉन्च करेगा अपना पहला पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट। ठीक है, इंडिया इसरो इज लाइकली टू लॉन्च इट्स फर्स्ट पोलरीमेट्री मिशन एक्सपोसैट। ठीक है, ये पोलरीमेट्री मिशन है, ध्यान दीजिएगा, पोलरीमेट्री मिशन है। ठीक है, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा। ठीक है, इससे पहले किसने लॉन्च किया है, तो इससे पहले नासा ने इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर IXPE लॉन्च कर दिया है 2021 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है 2021 में नासा ने अपना पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया था। उसके बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन जो लॉन्च करेगा वो होगा भारत, हमारा प्यारा भारत लॉन्च करेगा, जिसमें से इसरो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो एक्सपोसैट उसका नाम होगा। ठीक है, पोलरीमेट्री सैटेलाइट का। ठीक है, PO से जो है पोलरीमेट्री मिशन है। ठीक है, और ये हो जाएगा इट विल बिकम कंट्रीज थर्ड स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी आफ्टर रिसेंटली लॉन्च सोलर मिशन आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट लॉन्च्ड इन 2015। तो ये तीसरा स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन हो जाएगा, किसके बाद, आदित्य L1 और एस्ट्रोसैट मिशन के बाद। ठीक है, तो ये तीसरा मिशन हो जाएगा, कब लॉन्च होगा, जनवरी 1 2024 में। ठीक है, और ये दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। पहला किसका है, पहला नासा है क्या, पहला जो है वो नासा का IXP है, एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे इसरो से रिलेटेड। तो इसरो 15 अगस्त 1969 को सेटअप किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ध्यान दीजिएगा, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, इनके फाउंडर कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे, ही इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ इसरो। और करेंट चेयरमैन जो है इसरो के वो हैं श्रीधरन सोमनाथ, सोमनाथ साहब जो है करेंट चेयरमैन है। कब बना था, 1969 में बना था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, याद रखिएगा, ये दुनिया का दूसरा मिशन है पोलरीमेट्री मिशन। ठीक है, कब लॉन्च किया जाएगा, जनवरी 1 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विच मलेरियल वैक्सीन वॉज रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्री क्वालिफिकेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस मलेरिया वैक्सीन को रिकॉग्नाइज किया है, सेलेक्ट किया है फॉर प्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन के लिए WHO ने कौन सी मलेरियल वैक्सीन को सेलेक्ट किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है RTS-S/AS01, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया RX, थर्ड ऑप्शन है R21/मैट्रिक्स-M, लास्ट ऑप्शन है मलेरी गार्ड। ठीक है, मलेरी गार्ड लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, R21/मैट्रिक्स-M। ठीक है, तो WHO ने क्या किया है, ऐड किया है R21/मैट्रिक्स-M मलेरियल वैक्सीन को टू अ लिस्ट ऑफ प्री क्वालिफाइड वैक्सीन। ठीक है, तो प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स को जो है प्री क्वालिफाइड वैक्सीन में इंक्लूड करने वाली जो R21M मलेरियल वैक्सीन है, ये सेकेंड वैक्सीन है। ठीक है, सेकेंड मलेरियल वैक्सीन है फॉलोइंग RTS-AS01 वैक्सीन। ठीक है, तो जिसको रिकमेंड किया गया था 2021 में। ठीक है, तो ये जो R21M मैट्रिक्स-M
वैक्सीन है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करता है इसको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है R21 मैट्रिक्स एम को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये मलेरिया से रिलेटेड है, एम से याद रखिएगा, मलेरिया से रिलेटेड है। या R21 किससे रिलेटेड है, तो ये मलेरियल वैक्सीन है जिसको प्री क्वालिफाइड वैक्सीन का दर्जा मिला है, उनकी लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था, तो इससे पहले इंक्लूड किया गया था RTS/AS1 को वैक्सीन को, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था और कब, तो 2021 में RTS/AS1 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया था। और दूसरी मलेरिया वैक्सीन जो इंक्लूड हुई है वो कौन हुई है, वो R21 मैट्रिक्स एम हुई है। R21 कहाँ बनी है, तो ये डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा और मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट में, ठीक है। डेवलप मतलब यहाँ पे इन्होंने थियोरेटिकल बेसिस दिया है R21 का, और जो मैन्युफैक्चर हुई है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हुई है, ठीक है। कुछ बातें WHO के बारे में, तो WHO कब फॉर्म हुआ था, 1948 में फॉर्म हुआ था, 75 ईयर्स अगो, ठीक है। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। इसका हेड कौन है, इसका हेड है टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है। टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस साहब इसके चेयरमैन है WHO के। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN इकोसोक, ठीक है। UN इकोसोक जो है पेरेंट काउंसिल है WHO की, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे करंट ये देख लिया कि कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है प्री क्वालिफिकेशन वैक्सीन में, और WHO का जो स्टैटिक चीज़ें हैं, कब फॉर्म हुई, कहाँ पे इसका इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर्स है, कौन हेड है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, तो ये सब भी हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग की जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इट डिसीजन टू एग्जिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फ्रॉम जनवरी 1, 2024। तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो मिल के पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो संगठन है इसमें कौन से देश ने बोला है, कौन से देश ने बताया है कि वो इस संगठन को छोड़ के जाएगा जनवरी 1, 2024 से, ठीक है। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड इट डिसीजन टू एग्जिट ओपेक, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इक्वाडोर, सेकंड ऑप्शन है कतर, थर्ड ऑप्शन है अंगोला और लास्ट ऑप्शन है वेनेजुएला, ठीक है। तो इन चारों कंट्रीज़ में से कौन ओपेक को एग्जिट करने जा रहा है जनवरी 1, 2024 को, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंगोला, ठीक है। अंगोला जो है वो छोड़ के जा रहा है ओपेक को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को जो क्विट करेगा वो कौन सी कंट्री होगी, वो गोला होगी, ठीक है। गोला मतलब अंगोला, ठीक है। तो अंगोला जो है जनवरी 1 से 2024 से जो है ओपेक का पार्ट नहीं रहेगी। इससे पहले इक्वाडोर ने 2020 में क्विट किया था ओपेक को, उसके बाद कतर ने 2019 में क्विट किया था, ठीक है। पहले कतर ने क्विट किया था, फिर इक्वाडोर ने, फिर अब अंगोला ने, ठीक है। तो QEA, ठीक है, QEA, पहले कतर ने, फिर इक्वाडोर ने और अब अंगोला ने, ठीक है। 2019, 2020 और 2024, ठीक है। तो इन तीनों कंट्रीज़ ने जो है ओपेक को क्विट किया है, ठीक है। और अंगोला कब इसका पार्ट बना था, तो अंगोला जो है 2007 में, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, 2007 में जो है ओपेक का पार्ट बना था। ध्यान दीजिएगा, ओपेक का पार्ट कब बना था अंगोला, तो 2007 में अंगोला जो है ओपेक का पार्ट बना था, ठीक है। कुछ बातें अंगोला से रिलेटेड देख लेते हैं। तो अंगोला जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये पूरा अफ्रीका है, मान लीजिए ऐसे अफ्रीका है, तो ये यहाँ पे अंगोला है, ठीक है। अंगोला यहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है। कैपिटल क्या है अंगोला की, तो लुआंडा जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, गोला अंडा, ठीक है। गोला अंडा, अंडा देखिए लास्ट में अंडा है ना, AND है, और गोला है तो गोला अंडा है, ठीक है। अंडा गोला है, एकदम अंडा गोला है, ठीक है। अंडा से याद रखेंगे लुआंडा, किसकी कैपिटल है, गोला की, अंगोला की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है अंगोला की, तो पोर्चुगीज़ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़ रूल था, ठीक है। तो जो अंगोला ने इंडिपेंडेंस गेन किया था वो 1975 में पोर्चुगल से इंडिपेंडेंस गेन की थी, ठीक है। करेंसी यहाँ की कौन सी है, तो क्वांजा, ठीक है। अंगोलियन क्वांजा जो है यहाँ की करेंसी है, ठीक है। करेंसी क्या है, क्वांजा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये पूरा अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका है और ये अंगोला है, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका में ये है, और लुआंडा देखिए इसकी कैपिटल है, ठीक है। लुआंडा इसकी कैपिटल है, ठीक है।
यहाँ पे ओपेक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो ओपेक जो है बना था, फाउंड किया गया था 1960 में इराक में, ठीक है। इराक में ये फॉर्म किया गया था, पर इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना में, ठीक है। फॉर्म किया गया था इराक में, ठीक है। 1960 की एक शाम को ओपेक जो है फॉर्म किया गया था इराक में, पर इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वियना में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फाउंड किया गया था इराक में, पर हेडक्वार्टर्स है इसका वियना में, ठीक है। 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 13 क्या 12 रह गई हैं, ठीक है। 12 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 12 कंट्रीज़ हैं जिनको जिसमें से अंगोला नहीं है, ठीक है। अंगोला नहीं है। देखिए सारी कैपिटल है कौन कौन सी, इक्वाडोर भी छोड़ चुकी है, ठीक है। वेनेजुएला है, कतर छोड़ चुकी है, ये पहले मेंबर थे, अब नहीं रहे हैं, ठीक है, अब नहीं है। और ये एंगोला, ये 3 मेंबर्स नहीं है। वेनेजुएला है, इक्वाटोरियल गिनी है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई, ठीक है। ये 4 हैं और ये 3 नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा ओपेक का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? वियना में है। और जो फॉर्म किया गया था 1960 में, वो कहाँ पे फॉर्म किया गया था ओपेक को? तो इराक में ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। इराक में फॉर्म हुई थी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनको पेट्रोलियम पॉलिसीज़ के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो इसलिए ओपेक बना था, ठीक है। ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है कि जो छोड़ने वाले मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो QEA, ठीक है, QEA। क्यू से कतर 2019 में इन्होंने क्विट किया था ओपेक को। फिर इक्वाडोर ने क्विट किया था कब? 2020 में, ठीक है। उसके बाद अंगोला ने क्विट किया है 2024 में, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच कंट्री इंडिया इज पॉइज्ड टू सिक्योर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट राइट्स फॉर 5 लिथियम ब्लॉक्स मार्किंग इट्स सेकेंड इंटरनेशनल फोरे इनटू क्रिटिकल मिनरल्स। तो इंडिया 5 लिथियम ब्लॉक्स कौन सी कंट्री से सिक्योर करने वाला है, आपको ये बताना है, ठीक है। 5 लिथियम ब्लॉक्स इंडिया किस कंट्री से सिक्योर करेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकेंड ऑप्शन है अर्जेंटीना, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट ऑप्शन है कनाडा। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना से क्या करेगा इंडिया? 5 लिथियम ब्लॉक्स जो है सिक्योर करेगा, ठीक है। 5 लिथियम ब्लॉक्स जो है सिक्योर कहाँ से किया जाएगा? अर्जेंटीना से किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया था? इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से लिथियम ब्लॉक्स जो है सिक्योर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब किससे किया जा रहा है? अर्जेंटीना से किया जा रहा है। कितने लिथियम ब्लॉक्स? तो 5 लिथियम ब्लॉक्स जो है अर्जेंटीना से लेंगे, ठीक है। 5 लिथियम ब्लॉक्स कहाँ से लिए जाएंगे? तो अर्जेंटीना से लिए जाएंगे। और इसको कौन फाइनलाइज करेगा? तो काबिल जो है, काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जो है वो कैटामार्का मिनरा सोशियल डेल स्टैंडो केमन जो है एक अर्जेंटीना स्टोन माइनिंग कंपनी है, वो इसको सिक्योर करेंगी, ठीक है। उनके बीच ये डील फाइनलाइज होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्जेंटीना से ये 5 लिथियम ब्लॉक जो है सिक्योर किए जाएंगे। 5 लिथियम ब्लॉक्स इससे सिक्योर किए जाएंगे, तो अर्जेंटीना से, ठीक है, अर्जेंटीना से, ठीक है। तो याद रखिएगा लिथियम जो है अर्जेंट सिक्योर किए जाएंगे, ठीक है, अर्जेंट सिक्योर किए जाएंगे। अर्जेंट से याद रखिएगा अर्जेंटीना, ठीक है। 5 लिथियम ब्लॉक जो है अर्जेंट सिक्योर किए जाएंगे, अर्जेंट से याद रखिएगा अर्जेंटीना, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। कुछ बातें अब अर्जेंटीना से रिलेटेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना का ये मैप होगा आपके सामने, ठीक है, ये मैप है अर्जेंटीना का, ठीक है। अर्जेंटीना किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो चिली से, बोलीविया से, पैराग्वे से, थोड़ा सा ब्राज़ील से, देखिए यहाँ से ब्राज़ील से ये पूरा, ठीक है, ये ब्राज़ील से और ये यूरोग्वे से, ठीक है। तो चिली से चिली से, बोलीविया से, ब्राज़ील से, पैराग्वे से और यूरुग्वे से, ठीक है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है? ब्यूनस आयर्स, ठीक है। ये पूरा ही ऑलमोस्ट अटलांटिक ओशन की तरफ है, ठीक है। देखिए पूरा अटलांटिक ओशन की तरफ है, पैसिफिक ओशन को ये शेयर नहीं करता है, ठीक है। कैपिटल कौन सी है? तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है अर्जेंटीना की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, ठीक है। स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे अभी अंगोला में हम लोग ने देखा था कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज है, वैसे ही जो अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, ठीक है। 1816 में स्पेन से इसको आज़ादी मिली थी, ठीक है। करेंसी क्या है? पीसो, ठीक है। पीसो जो है यहाँ पे करेंसी है किसकी? अर्जेंटीना की, ठीक है। याद रखिएगा पीसो बहुत पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में ये आया है, ठीक है। तो पीसो जो है करेंसी है किसकी? अर्जेंटीना की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच गेम इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2023। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कौन से स्पोर्ट है जिसको इंक्लूड किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार। ठीक है, कौन सा खेल है, कौन सी प्रतिस्पर्धा है, कौन सा कॉम्पिटिशन है जिसको पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में इंक्लूड किया जाएगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वॉश, थर्ड ऑप्शन है आर्चरी और लास्ट ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, स्क्वॉश। तो स्क्वॉश जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मैस्कट का, टॉर्च का। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो हमारी परसों की करंट अफेयर्स की जो डेली वीडियोस हैं, डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस है, उसमें आपको पूरा खेलो इंडिया यूथ गेम जो करंट एडिशन होने वाला है तमिलनाडु में, उसके बारे में पूरी बात पता चल जाएगी कि उसका मैस्कट क्या है, किससे रिलेटेड है, उसके विक्ट्री टॉर्च क्या है, मतलब सेरेमोनियल टॉर्च का नाम क्या है, मैस्कट का नाम क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग कुछ और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हम लोग ने देखा था कि ये तमिलनाडु में होस्ट करेगा। ठीक है, तमिलनाडु में जो है 23rd एडिशन होस्ट किया जाएगा। ठीक है, 4 सिटीज़ में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। ठीक है, 27 स्पोर्ट्स खेले जाएंगे और स्क्वॉश जो है पहली बार इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, स्क्वॉश जो है पहली बार इंक्लूड किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, स्क्वॉश जो है पहली बार इंक्लूड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देख लेंगे अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार 2018 में खेला गया था। ठीक है, लॉन्च कब हुआ है, 2018 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 2 कैटेगरीज में खेला जाता है, अंडर 17 कैटेगरी और अंडर 21 कैटेगरी में। ठीक है, अंडर 17 और अंडर 21 कैटेगरी में। ठीक है, मोटो क्या है इसका, मोटो है खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, विच ट्रांसलेट्स टू प्ले जंप बिकम एंड एक्सीलेंट। ठीक है, तो खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब जो है इसका मोटो है। ठीक है, 2018 में ये दिल्ली में खेला गया था खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, और 2023 में कहाँ खेला गया था जो तो 2023 में ये खेला गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में ये खेला गया था। ठीक है, और अब कहाँ खेला जाएगा 24 में, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु से पहले कहाँ खेला गया था, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ खेला गया था, दिल्ली में खेला गया था। ठीक है, और इससे पहले कहाँ खेला गया था, लास्ट एडिशन कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में। करंट एडिशन कहाँ होगा, तो तमिलनाडु में ये होगा। करंट एडिशन में कौन सा स्पोर्ट इंक्लूड किया गया था, तो स्क्वॉश इंक्लूड किया गया है। ठीक है, स्क्वॉश को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे सारी स्टैटिक जानकारी देख ली खेलो इंडिया यूथ गेम से रिलेटेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बुक से रिलेटेड। तो आपको बताना है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ रघुराम राजन्स न्यू बुक दैट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड। तो जो रघुराम राजन साहब की नई बुक है उसका टाइटल क्या है, उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक विजनरी, सेकेंड ऑप्शन है इंडियाज इकोनॉमिक रिसर्जेंस, थर्ड ऑप्शन है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, और लास्ट ऑप्शन है री थिंकिंग इकोनॉमिक पैराडाइम्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर जो है ये नई बुक है रघुराम राजन साहब की। ठीक है, तो याद रखिएगा रघुराम राजन की नई बुक है री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, तो आर से ही रघुराम राजन और आर से ही री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, और भी है ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, री इमेजिनिंग इंडियाज फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज सेट टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट एआई सिटी। ठीक है, तो कंट्री की पहली एआई सिटी कहाँ पे होगी, ये तो पता ही चल गया, चलिए उत्तर प्रदेश में होगी। पर उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में होगी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कानपुर, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी और लास्ट ऑप्शन है आगरा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया की पहली एआई सिटी खोली जाएगी वो किस सिटी में खोली जाएगी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। ठीक है, तो इंडिया की पहली एआई सिटी लखनऊ में खोली जाएगी। ठीक है, इंडिया की पहली सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, तो लखनऊ में खोली जाएगी। ठीक है, इंडिया की पहली एआई सिटी। ठीक है, इंडिया की पहली एआई सिटी, सॉरी। ठीक है, हम आपको बार बार बोल रहे थे इंडिया की पहली सिटी, इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सिटी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एनेबल्ड सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो वो लखनऊ में खोली जाएगी। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु कंट्रीब्यूटेड टू एडिटोरियल कंटेंट ऑफ हिंदी वीकली अभ्युदय इनिशिएटेड इन 1907। तो 1907 में अभ्युदय नाम की एक
हिंदी पत्रिका का जो है एडिटोरियल कंटेंट को किसने कंट्रीब्यूट किया था, उसमें कौन संपादक थे, आपको ये बताना है अभ्युदय के। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और लास्ट ऑप्शन है सरदार पटेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय जो थे वो कंट्रीब्यूट करते थे अभ्युदय, जो कि हिंदी वीकली थी। ठीक है, तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने पंडित मदन मोहन मालवीय के कलेक्टेड वर्क्स को अनवील किया है, जिसमें एक था एडिटोरियल कंट्रीब्यूशंस टू अभ्युदय। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी साहब ने पंडित मदन मोहन मालवीय की कलेक्टेड वर्क्स को जो उनके लिखे हुए वर्क्स हैं उनको अनवील किया है, और उसमें एक कंटेंट है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क है वो है अभ्युदय, एडिटोरियल कंट्रीब्यूशंस टू अभ्युदय। तो याद रखिएगा, अभ्युदय के जो एडिटोरियल कंट्रीब्यूशंस थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किए जाते थे। ठीक है, उन्होंने ये अभ्युदय शुरू किया था हिंदी वीकली जो था 1907 में। ठीक है, 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था अभ्युदय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट पुलिस हैज़ अनाउंस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज टू एक्सपीडाइट क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज किस स्टेट पुलिस की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका। ठीक है, तो इन चारों में से कहाँ पे किस पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज लॉन्च किया है। ठीक है, कि मिशन मतलब जितनी भी तहकीकात है वो 75 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा इनिशिएटिव, ऐसी मुहिम लॉन्च करने वाली कौन सी पुलिस है, किस स्टेट की पुलिस है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, तो बिहार पुलिस ने जो है अनाउंस किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज। ठीक है, तो एफआईआर के 75 दिन के भीतर क्या किया जाएगा, पूरी तहकीकात तफ्तीश हो जाएगी। ठीक है, तो किसने इनिशिएट किया है, तो बिहार पुलिस का ये इनिशिएटिव है, बिहार पुलिस का ये प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। तो राजस्थान असेंबली के स्पीकर कौन नियुक्त किए गए हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वासुदेव देवनानी, सेकेंड ऑप्शन है दिया कुमारी, थर्ड ऑप्शन है हनुमान बेनीवाल और लास्ट ऑप्शन है आपका कालीचरण सराफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव देवनानी को स्पीकर इलेक्ट किया गया है राजस्थान असेंबली का। ठीक है, वासुदेव देवनानी साहब जो है स्पीकर इलेक्ट हुए हैं राजस्थान असेंबली के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ऐसे याद रख सकते हैं, राजा की नानी स्पीक करती हैं। ठीक है, राजा की नानी। ठीक है, राजा की नानी स्पीक करती हैं। ठीक है, राजा की नानी स्पीकर है। ठीक है, याद रखिएगा, राजा की नानी स्पीकर है। ठीक है, नानी से देवनानी। ठीक है, देवनानी, वासुदेव देवनानी, कहाँ की, राजा, राजा से राजस्थान और स्पीकर से स्पीकर के पद पे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राजस्थान के स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, तो राजा की नानी स्पीकर है। ठीक है, राजा की नानी स्पीकर है, याद रखिएगा। राजा से क्या है, राजा से राजस्थान है, नानी से क्या है, वासुदेव देवनानी है, जो कि स्पीकर का नाम है, जो नए नियुक्त हुए हैं स्पीकर, और स्पीकर से स्पीकर ही है, तो राजा की नानी स्पीकर है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो साथियों, यहाँ पे हमारा 26 दिसंबर 2023 का डेली करंट अफेयर एनालिसिस यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जितनी स्टैटिक चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई होगी, जितना एक्सप्लेनेशन किया गया है वो समझ में आया होगा, और जितनी भी ट्रिक्स बताई गई हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। फिर भी आपके पास कोई सुझाव है, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, कोई जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी बहाने हमको आप पता चलेगा कि आप लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं बुरा लग रहा है। इसी तौर पे हम लोग इसी बेसिस पे आगे की जो वीडियोज़ होंगी आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।